हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीजन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2012। टोटल क्वेश्चंस इसमें 150 होते हैं। 3 पार्ट्स में एग्जामिनेशन होता है, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। हर एक जो पार्ट में है हमारे पास 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। जो फॉर्मेट होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है। फर्स्ट आ गया हमारे पास सिविल लॉ 1, जिसके हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या रिकॉग्नाइज करता है? ए आ गया प्रिलिमिनरी डिक्री को, बी आ गया फाइनल डिक्री को, सी आ गया पार्टली प्रिलिमिनरी या पार्टली फाइनल, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास कि सीपीसी जो है वो सारी की सारी डिक्रीज को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। सेकेंड क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा जो सूट है वो सीपीसी प्रोवाइड करता है पास करने के लिए प्रिलिमिनरी डिक्री? तो इनमें से कौन सी जो है प्रिलिमिनरी डिक्री है? फर्स्ट आ गया सूट फॉर प्रीएम्पशन, बी आ गया हमारे पास सूट फॉर पोजेशन एंड मेन प्रॉफिट, सी आ गया हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन सूट, डी आ गया हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी हमारे पास। तो ये सारी की सारी सूट्स हैं हमारे पास, ये प्रिलिमिनरी डिक्री इनमें पास हो सकती है। क्वेश्चन 3 आ गया इसमें हमारे पास, अंडर सेक्शन 2 क्लोज 3 ऑफ सीपीसी एक डिक्री होल्डर है, उसका क्या मतलब है? एक पर्सन जो पार्टी नहीं है सूट का, लेकिन जिसके फेवर में एक ऑर्डर केपेबल जो है एग्जीक्यूशन का वो पास किया गया है। बी आ गया प्लेंटिफ, सी आ गया डिफेंडेंट, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन जो 5 है सीपीसी का, उसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कोर्ट को लाने के लिए विद इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कोर्ट। वो क्या है? पहला आ गया कोर्ट जो है वो सिचुएटेड होना चाहिए आउटसाइड इंडिया। दूसरा आ गया वो इस्टेब्लिश नहीं किया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सी आ गया कंटिन्यू नहीं किया जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो आ गया डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5 आ गया, इनमें से जो है क्या एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सेक्शन 2 क्लोज 11 ऑफ सीपीसी के अंडर? ए आ गया एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, बी आ गया ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, सी आ गया हिंदू को पार्टनर्स, डी आ गया रेसिड्यूरी लेगेटीज। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास। जो ऑफिशियल असाइनी है या रिसीवर है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन 6 हमारे पास, कौन सा प्रोविजन जो है सीपीसी का वो डिफाइन करता है मीन प्रॉफिट? सेक्शन 2 क्लोज 11, 2 क्लोज 12, 2 क्लोज 17 या फिर डी 2 क्लोज 14? करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 2 क्लोज 12 जो है वो मीन प्रॉफिट के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 7 आ गया इसमें हमारे पास, सीपीसी के अंडर एक एडजुडिकेशन कोर्ट का जो डिक्री नहीं है वो क्या होगा? ऑर्डर होगा, समन होगा, रूल होगा या फिर जजमेंट होगा? करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास कि वो जो है एक ऑर्डर होगा। क्वेश्चन 8 आ गया इसमें हमारे पास, फॉलोइंग में से क्या जो है वो बेसिस है जुरिस्डिक्शन का कोर्ट की? ए आ गया सब्जेक्ट मैटर, बी आ गया पेक्यूनरी वैल्यू, सी आ गया लोकल लिमिट्स, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। 9th क्वेश्चन है, कौन सा जो सूट है वो सिविल नेचर का है? ए आ गया सूट जो रिलेट करता है राइट टू प्रॉपर्टी से, बी आ गया सूट जो रिलेट करता है राइट टू ऑनरशिप से, सी आ गया सूट जो है डैमेज के लिए सिविल रॉन्ग्स की, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे सूट्स जो हैं वो सिविल नेचर के सूट्स हैं। क्वेश्चन 10 हमारे पास है, इनमें से कौन सा जो सूट है वो सिविल नेचर का नहीं है? पहला आ गया सूट जो इन्वॉल्व करता है प्रिंसिपली एक कास्ट क्वेश्चंस, बी आ गया हमारे पास सूट जो इन्वॉल्व करता है हमारे पास प्योरली रिलीजियस सेरेमनीज, सी आ गया सूट जो है रिकवरी के लिए वॉलंटरली पेमेंट्स या ऑफरिंग, या डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जो सूट्स हैं ये सिविल नेचर के सूट्स जो हैं वो नहीं हैं। फिर आ गया क्वेश्चन 11 हमारे पास, कौन सा सेक्शन जो है सीपीसी का वो ले डाउन करता है रूल जो है रेस सब्जुडिस का? सेक्शन 15, सेक्शन 13, सेक्शन 11 और सेक्शन 10। करेक्ट आंसर है सेक्शन 10 हमारे पास। सेक्शन 10 जो है वो रेस सब्जुडिस की बात करता है और सेक्शन 11 हमारे पास रेस जुडिकेटा की बात करता है। क्वेश्चन 12 आ गया हमारे पास, जो डॉक्ट्राइन है रेस जुडिकेटा की वो बेस्ड है कौन सी मैक्सिम पे? ए आ गया नेमो डेट बिस वेक्सारी प्रो उना इट ईडम कोजा, कि एक पर्सन को जो है बार बार जो है वैक्स नहीं किया जाना चाहिए सेम कॉज के लिए। दूसरा आगे इंटरेस्ट रिपब्लिक के उट सिट फिनिस लिटिम, कि ये इंटरेस्ट में है स्टेट की कि यहाँ पे एंड होना चाहिए लिटिगेशन का।
सी आ गया रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑसिटर, एक जुडिशियल डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो करेक्ट है। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास। ये तीनों की तीनों मैक्सिम्स जो हैं वो रेस जुडिकेटा के से रिलेटेड है। क्वेश्चन 13 आ गया, जो डॉक्ट्राइन है रेस जुडिकेटा की वो किस पे बेस्ड है। ए आ गया पब्लिक पॉलिसी, जो रिफ्लेक्ट किया गया है मैक्सिम जो बी और सी है हमारे पास क्वेश्चन 12 में। प्राइवेट जस्टिस जो रिफ्लेक्ट किया गया है मैक्सिम ए जो है क्वेश्चन 12 की, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन में मैक्सिम्स है हमारे पास। सी आ गया ए एंड बी, डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, तो बी और सी भी होगा और ए भी होगा हमारे पास। क्वेश्चन 14 आ गया हमारे पास, जो रूल है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का वो क्या है। ए आ गया वो प्रोडक्ट है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का। बी आ गया वो रूल है इक्विटी का। सी आ गया कंटेन किया गया है एक्सप्रेसली सीपीसी में एक्सप्लेनेशन 4 में। डी आ गया वो पार्ट है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास कि जो रूल है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का वो एक्सप्रेसली कंटेन किया गया है सीपीसी में, जो कि हमारे पास है सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 में। क्वेश्चन 15 आ गया, इसमें हमारे पास ए जो है वो सू करता है बी को रेंट के लिए। बी कंटेंट करता है कि सी और ना कि ए जो है वो लैंडलॉर्ड है, मतलब वो बोलता है कि सी लैंडलॉर्ड है, ए जो है वो लैंडलॉर्ड नहीं है। ए जो है वो फेल हो जाता है प्रूव करने में अपना टाइटल और सूट जो है वो डिसमिस हो जाती है। ए देन सू करता है बी को और सी को डेक्लेरेशन के लिए उसके टाइटल की प्रॉपर्टी को लेके। वेदर ये सूट जो है वो बार्ड है। पहला आ गया सूट जो है वो बार्ड नहीं है क्योंकि पार्टीज जो हैं दोनों सूट्स में वो सेम नहीं है। बी आ गया सूट जो है वो बार्ड है क्योंकि जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो ऑलमोस्ट सेम है। सी आ गया सूट जो है वो बार्ड है क्योंकि पार्टीज जो है दोनों सूट्स में वो सेम है। डी आ गया सूट जो है वो बार्ड नहीं है क्योंकि जो रिलीफ क्लेम किया गया है वो डिफरेंट है। इसमें आ गया ए हमारे पास, जो सूट है वो बार्ड नहीं है क्योंकि जो पार्टीज हैं दोनों सूट में वो जो है सेम नहीं है, तो ये जो सूट है वो आगे प्रोसीड होगा। क्वेश्चन 16 आ गया हमारे पास, ए जो है वो सू करते हैं पोजेशन के लिए मठ प्रॉपर्टी की एज अ हियर ऑफ महंत की, वो हियर है महंत का। सूट डिसमिस हो जाती है कि फेलियर हो गया है प्रोड्यूस करने में एक सक्सेशन सर्टिफिकेट। ए जो है वो सब्सिक्वेंट फाइल सूट करता है एज मैनेजर ऑफ मठ, तो क्या ये सूट बार्ड होगी। इसमें ऑप्शन है हमारे पास सेकंड सूट जो है वो बार्ड होगी रेस जुडिकेटा की वजह से। बी आ गया सेकंड सूट बार्ड नहीं होगी बिकॉज ऑफ रेस जुडिकेटा। सी आ गया सेकंड सूट जो है वो बार्ड होगी बाय रेस जुडिकेटा। डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया बी हमारे पास, जो सेकंड सूट है वो बार्ड नहीं होगी रेस जुडिकेटा की क्योंकि जो टाइटल है वो दोनों में डिफरेंट है। मैनेजर यहाँ पे हो गया और हियर यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन 17 आ गया, इसमें हमारे पास ए एक टेनेंट है वो फाइल करता है एक सूट परमानेंट इंजंक्शन के लिए अगेंस्ट बी जो लैंडलॉर्ड है कि उसको जो है डिस्पोजेस ना किया जाए एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की। प्लीडिंग की जो बी है वो प्लान कर रहा है कि वो फोर्सिबली उसको डिस्पोजेस कर देगा। जब पेंडेंसी होती है सूट की, बी अटेम्प्ट करता है फोर्सिबली डिस्पोज करने का ए को, ए फाइल करता है अनदर सूट फॉर इंजंक्शन। इसमें आ गया ए हमारे पास सेकंड सूट बार की जाएगी बाय रेस जुडिकेटा। बी आ गया रूल जो है रेस सब जुडिस का वो अप्लाई होगा। सी आ गया बोथ ए एंड बी और डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास की जो रूल है रेस सब जुडिकेटा का वो जो है अप्लाई होगा क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है और सेकंड प्रोसीडिंग जो है उसके दौरान ही फाइल कर दी गई है। क्वेश्चन 18 आ गया, इसमें हमारे पास अगर रिट पिटीशन जो है अंडर आर्टिकल 226 एक हाई कोर्ट में वो डिसमिस कर दी जाती है मैरिट्स पे, दैट इज डिसमिस इन लिमिन, लेकिन बिकॉज ऑफ लैचेस पार्टी की जो अप्लाई करते हैं रिट के लिए या बिकॉज ये हेल्ड किया गया है कि पार्टी के पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी थी जो उसको अवेलेबल है, तो जो डिसमिसल है रिट पिटीशन का अंडर आर्टिकल 226 वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा एक बार सब्सिक्वेंट पिटीशन को अंडर आर्टिकल 32। ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस में। ए आ गया दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बी आ गया दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यहाँ पे कोई और स्टेट होगा, केरला होगा। सी आ गया दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। बी आ गया मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषीबाई। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्वेश्चन 19 आ गया, इसमें हमारे पास जो रूल है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का वो अप्लाई करता है रिट प्रोसीडिंग्स पे, हाउ एवर ये अप्लाई नहीं करता है कौन सी रिट पे।
ए आ गया हेबीज कॉर्पस, बी आ गया सर्टियोरी, सी आ गया मैंडेमस, डी आ गया क्वो वारंटो। करेक्ट आंसर होगा इसमें हेबीज कॉर्पस। जो रूल है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का वो जो है हेबीज कॉर्पस पे अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन 20 आ गया, एक फॉरेन जजमेंट जो रिकॉग्नाइज की गई है इंडिया में। ऐसी जजमेंट जो है वो अकॉर्ड की गई है, ना ही एक एक्ट ऑफ कर्टेसी, लेकिन जो कंसिडरेशन है जस्टिस का, इक्विटी का और गुड कंसाइंस का, ये किस केस में हेल्ड किया गया है। ए आ गया सत्या वर्सेस तेजा सिंह, बी आ गया मिल्स वर्सेस प्रकाश चमन लाल, सी आ गया ब्रिजलाल वर्सेस गोंदीराम, डी आ गया इन रे आंध्रा बैंक। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज सत्या वर्सेस तेजा सिंह। क्वेश्चन 21 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा सेक्शन जो है सीपीसी का वो डिक्लेयर करता है कि कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगा जब प्रोडक्शन हो जाएगा किसी भी डॉक्यूमेंट का जो परपोर्ट कर रहा है कि वो एक सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जजमेंट की, कि ये जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस की गई थी, जो कोर्ट है कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का, अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर करता है रिकॉर्ड पे या फिर प्रूव किया गया है। ए आ गया सेक्शन 13, बी आ गया सेक्शन 14, सी आ गया सेक्शन 19, डी आ गया सेक्शन 20। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, सेक्शन 14 में जो है वो हमारे पास प्रिजम्पशन बताता है। क्वेश्चन 22 आ गया हमारे पास, मेयर प्रोडक्शन जो है एक फोटोस्टैट कॉपी का एक डिक्री की फॉरेन कोर्ट की वो सफिशिएंट नहीं है। ये रिक्वायर्ड है कि वो सर्टिफाइड होना चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की अमेरिका में। ये हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस केस में। पहला आ गया हमारे पास नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी, बी आ गया रोशन लाल वर्सेस आरबी मोहन सिंह, सी आ गया वेंकटा लक्ष्मी वर्सेस नरसिम्हा राव, डी आ गया नन ऑफ द अबाउ। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, दैट इज नरसिम्हा राव वर्सेस वेंकटा लक्ष्मी। फिर आ गया क्वेश्चन 23 हमारे पास, कौन सा सेक्शन जो है सीपीसी का वो प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए। ए आ गया सेक्शन 25, बी आ गया सेक्शन 26, सी आ गया सेक्शन 28, डी आ गया सेक्शन 20। इसमें आ गया बी हमारे पास, सेक्शन 26 जो है सीपीसी का वो प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए। क्वेश्चन 24 है हमारे पास, ऑर्डर 7 रूल 10 to 10B किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं। ए आ गया रिटर्न ऑफ प्लेंट, बी आ गया एडमिशन ऑफ प्लेंट, सी आ गया रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, डी आ गया डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन इन प्लेंट। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, जो ऑर्डर 7 रूल 10 to 10B है वो रिटर्न ऑफ प्लेंट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 25 आ गया हमारे पास, जो रूल्स हैं एज टू इशू और सर्विस जो है समन्स की सीपीसी में वो ले डाउन करे गए हैं किसमें। ए आ गया ऑर्डर 5, बी आ गया ऑर्डर 7, सी आ गया ऑर्डर 8, डी आ गया ऑर्डर 11। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, ऑर्डर 5 जो है वो बात करता है रूल्स इशू की और सर्विस ऑफ समन्स की। क्वेश्चन 26 में आ गया हमारे पास, कोर्ट जो है वो परमिट कर सकता है जो सर्विस है समन्स की प्लेंटिफ के द्वारा इन एडिशन टू जो सर्विस है समन्स की कोर्ट के द्वारा ऑर्डर 5 में, और डैश जो है ऑफ सीपीसी, तो कौन सा रूल इसकी बात करता है, रूल 9, रूल 9A, रूल 10 या फिर रूल 11। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी रूल 9A, जहाँ पे प्लेंटिफ एडिशनली समन्स जो है दे सकता है, इसको हम डस्टी समन्स बोलते हैं, और ये ऑर्डर 5 रूल 9A में गिवन है। क्वेश्चन 27 आ गया, एक पार्टी अंडर सीपीसी वो ऑब्जेक्ट कर सकती है आंसर करने के लिए इंटेरोगेटरी को अगर ए आ गया स्कैंडलस एंड इररेलेवेंट, बी आ गया मेलाफाइड एंड इमटेरियल, सी आ गया प्रिविलेज, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 28 आ गया, इसमें हमारे पास इश्यूज जो हैं वो कन्फाइंड होंगे किसको लेके। ए आ गया फैक्टा प्रोबेंडा, बी आ गया फैक्टा प्रोबेंशिया, सी आ गया बोथ ए एंड बी, डी आ गया ओरल एग्जामिनेशन। इसमें आ गया हमारे पास ए फैक्टा प्रोबेंडा, जो इशू हैं वो कन्फाइंड होंगे सिर्फ फैक्टा प्रोबेंडा को लेके। क्वेश्चन 29 आ गया, इसमें हमारे पास जो डिटेल्ड रूल्स हैं रिगार्डिंग डिक्री वो डेल्ट किए गए हैं किसमें। ए आ गया ऑर्डर 20 रूल 1 to 5 एंड रूल जो है 6 to 19, बी आ गया ऑर्डर 18 रूल 1 to 3 एंड जो रूल्स हैं 4 to 13, सी आ गया ऑर्डर 15 रूल 2 एंड रूल 3, डी आ गया ऑर्डर 20A हमारे पास। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज ऑर्डर 20 रूल 1 to 5 एंड रूल 6 to 9। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 30, जो प्रिंसिपल्स जो गवर्न करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को और ऑर्डर को सीपीसी में वो डील किए गए हैं विद इन कौन से सेक्शंस।
इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 36 to 74 जो कि सब्सटैंटिव लॉ के बारे में बताते हैं, एंड ऑर्डर 21 जो प्रोसीजरल प्रोविजंस देते हैं। या फिर बी हमारे पास सेक्शन 36 to 74 जो प्रोसीजरल प्रोविजंस देते हैं और ऑर्डर 21 जो सब्सटैंटिव लॉ के बारे में बताते हैं। सी आ गया सेक्शन 148A, डी आ गया सेक्शन 148 to 153B। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज सेक्शन 36 to 74 सब्सटैंटिव लॉ, और आ गया ऑर्डर 21 जो प्रोसीजरल प्रोविजंस के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन 31 आ गया इसमें हमारे पास, जो टर्म है रेस जस्टाई वो इक्विवेलेंट है फैक्ट्स जो मेंशन किए गए हैं सेक्शन 6 जो है एविडेंस एक्ट का, उसमें ये इम्प्लाई करता है। पहला आ गया थिंग्स जो की गई हैं कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में, बी आ गया फैक्ट इन इशू और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, सी आ गया एक्ट्स जो खुद ही शो कर देते हैं क्या है, डी आ गया हमारे पास ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो ये सब जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारे पास रेस जस्टाई में होंगी। क्वेश्चन 32 आ गया, कौन सा सेक्शन जो है एविडेंस एक्ट का वो उसको रेसिड्यूरी सेक्शन बोलेंगे जो डील करता है रेलेवेंस ऑफ फैक्ट के बारे में। ए आ गया सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 या सेक्शन 14। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास सेक्शन 11। क्वेश्चन 33 आ गया हमारे पास, कौन सा सेक्शन जो है एविडेंस एक्ट का वो ले डाउन करता है रूल्स रिगार्डिंग रेलेवेंट फैक्ट्स जब राइट जो है कस्टम का वो क्वेश्चन में है। ए आ गया सेक्शन 12, बी आ गया सेक्शन 13, सी आ गया सेक्शन 14, डी आ गया सेक्शन 15। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 13। क्वेश्चन 34 आ गया हमारे पास, जो प्रीवियस कमीशन जो है अक्यूज्ड के द्वारा एक ऑफेंस का वो रेलेवेंट है, तो जो प्रीवियस कन्विक्शन है ऐसे पर्सन का वो भी रेलेवेंट फैक्ट होगा। ये किस सेक्शन में जो है एविडेंस एक्ट के वो ले डाउन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 1, बी आ गया सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2, सी आ गया सेक्शन 15, डी आ गया सेक्शन 16 हमारे पास। तो ये हमारे पास ले डाउन है सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2 में। क्वेश्चन 35 आ गया, जो मैक्सिम है नेमो मोरिचरस प्रेज्यूमिटर मेंटायर, ये एप्लीकेबल है एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में। ए आ गया सेक्शन 32 क्लोज 1, बी आ गया 32 क्लोज 2, सी आ गया 32 क्लोज 3, डी आ गया हमारे पास 32 क्लोज 4। ये करेक्ट आंसर है हमारे पास 32 क्लोज 1। क्वेश्चन 36 आ गया, कौन सा सेक्शन जो है एविडेंस एक्ट का जो ओपिनियन है एक्सपर्ट्स का वो रेलेवेंट होगा। सेक्शन 41, 43, 44 या 45। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, डी, दैट इज सेक्शन 45। ये जो है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 37 आ गया, क्रिमिनल केसेस में जो गुड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट है किस सेक्शन के एविडेंस एक्ट के। सेक्शन 51, 52, 53, 54। इसमें आ गया हमारे पास सी, दैट इज सेक्शन 53। क्वेश्चन 38 आ गया, हियर से एविडेंस जनरली इनएडमिसिबल है, हाउएवर कौन से फॉलोइंग केस में ये जो है एडमिसिबल होगा। ए आ गया रेस जस्टाई, बी आ गया एडमिशंस एंड कन्फेशन, सी आ गया डाइंग डिक्लेरेशन, डी आ गया ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, ऑल ऑफ दीज। तो हियर से एविडेंस जो है वो तीनों में ही एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन 39 आ गया, कौन सा प्रोविजन जो है एविडेंस एक्ट का वो रिलेट करता है एडमिसिबिलिटी से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एविडेंस में। सेक्शन 64, 65, 65A, 65B, डी आ गया 66। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज सेक्शन 65A एंड 65B। क्वेश्चन 40 आ गया, कौन सा जो फॉलोइंग है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। एफिडेविट, जजमेंट ऑफ कोर्ट, अरेस्ट वारंट या फिर डी विल। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, विल जो होगा वो हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन 41 आ गया, इनमें से कौन सा जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, पंचनामा प्रिपेयर किया गया है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, एक प्राइवेट वक्फ डीड। इसमें आ गया डी हमारे पास, एक प्राइवेट वक्फ डीड जो है हमारे पास वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन 42 आ गया, कौन सा प्रोविजन जो है एविडेंस एक्ट का वो रिलेट करता है प्रिजम्पशन से डॉक्यूमेंट्स को लेके जो 30 ईयर्स ओल्ड है हमारे पास, दैट इज एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ए आ गया सेक्शन 89, बी आ गया सेक्शन 90, सी आ गया 98, डी आ गया 91। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बी, दैट इज सेक्शन 90। क्वेश्चन 43 आ गया हमारे पास, सेक्शन 101 एंड 111 जो है एविडेंस एक्ट का वो ले डाउन करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग
हु इज़ टू लीड एविडेंस, कौन जो है एविडेंस लीड करेगा और प्रूव करेगा केस को, ये रूल्स जो है इनको बोला जाता है, रूल्स रिलेट करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ से, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट से, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ से, या फिर डी प्रिजम्पशन से। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास बर्डन ऑफ प्रूफ से। क्वेश्चन 44 आ गया, कौन सा जो है फॉलोइंग में से वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। ए आ गया चांस विटनेस, बी आ गया विक्टिम ऑफ रेप, सी आ गया हमारे पास रिलेशन विटनेस, डी आ गया अक्यूज्ड पर्सन जो प्रोसीडिंग में है कि वो अक्यूज्ड है। करेक्ट आंसर आ गया इसमें डी हमारे पास, दैट इज अक्यूज्ड पर्सन जो प्रोसीडिंग में है कि वो अक्यूज्ड है, वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। क्वेश्चन 45 आ गया, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट 1956 रिसीव करता है ऑन 26 मई 1976 किसका असेंट। प्रेसिडेंट, हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें बी सी हमारे पास, दैट इज गवर्नर का असेंट मिलता है। क्वेश्चन 46 आ गया, कौन सा सेक्शन जो है हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट का वो प्रोवाइड करता है कि सेम पर्सन को अगर हाई कोर्ट ठीक समझता है उसको अपॉइंट किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट जज 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स का। सेक्शन 4, 5, 6, 7 कौन सा। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 5। क्वेश्चन 47 आ गया, कौन सा प्रोविजन जो है हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट का वो प्रोवाइड करता है अपील्स के लिए डिस्ट्रिक्ट जजेस से या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस से। सेक्शन 19, 20, 21, 21A। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, सेक्शन 20। क्वेश्चन 48 आ गया, कौन सा प्रोविजन जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट का वो डिस्क्राइब करता है इंस्ट्रूमेंट्स को जो स्टैम्प किए जा सकते हैं अडेसिव स्टैम्प्स के साथ। सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 या सेक्शन 12। इसमें आ गया सी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 11। क्वेश्चन 49 आ गया, इसमें हमारे पास जो लाइबिलिटी है पे करने की स्टैम्प ड्यूटी वो अराइज करती है बिफोर या उस टाइम पे जब एग्जीक्यूशन होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। कौन सा प्रोविजन जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट का इसके लिए प्रोवाइड करता है। सेक्शन 17, 18, 19 या 20। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज सेक्शन 17। क्वेश्चन 50 पूछता है कि कौन सा सेक्शन जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट का वो प्रोवाइड करता है पेनल्टी फेलियर के लिए कैंसिल करने की एक अडेसिव स्टैम्प। 62, 63, 64 या 65। तो इसमें आ गया सेक्शन 63 जो है हमारे पास वो जो है प्रोवाइड करता है पेनल्टी के लिए अगर फेलियर हो गया है कि अडेसिव स्टैम्प अगर कैंसिल नहीं की है। फिर आ गया हमारे पास सिविल लॉ 2, इसके भी हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल है लॉ के द्वारा ऑप्शन पे एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ की, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उसके ऑप्शन पे नहीं, वो क्या होगा। वॉइडेबल अग्रीमेंट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, रेसिप्रोकल अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्कवर किया गया है कि वो वॉइड हो गया है। इसमें आ गया बी हमारे पास, ये जो है हमारे पास एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर आ गया क्वेश्चन 2 हमारे पास, इनमें से कौन सा जो है वो फॉलोइंग वो करेक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर। इसमें आगे एक एक्सेप्टेंस रिवोक की जा सकती है किसी भी टाइम पे बिफोर कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट है अगेंस्ट द एक्सेप्टर, लेकिन उसके बाद नहीं। बी आगे सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स नहीं हैं। एक पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का है लेकिन ओकेजनली अनसाउंड माइंड का हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब वो साउंड माइंड का होगा। डी आ गया कम्युनिकेशन जो है रेवोकेशन का वो कंप्लीट है अगेंस्ट पर्सन जिसको वो दिया गया है, अगर वो पुट किया जाता है ट्रांसमिशन के कोर्स में उस पर्सन को जिसको वो दिया गया है, ताकि उसकी पावर से जो है वो बाहर हो जाता है जो उसको देता है। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है ए। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एक एक्सेप्टेंस उसको रिवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम पे, किस टाइम से पहले, बिफोर जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की वो कंप्लीट है अगेंस्ट द एक्सेप्टर, लेकिन उसके बाद नहीं। क्वेश्चन 3 आ गया, इसमें हमारे पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमने मैच करना है और करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। लिस्ट 1 में आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, जो पर्सन ये यहाँ पे होगा, नेक्स्ट इसका पार्ट है इस पोर्शन का। लिस्ट 2 आ गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स, ओब्राइम, फाइट्स, फिड्यूशरी रिलेशन। सी आ गया हमारे पास अनलॉफुली डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आ गया पॉजिटिव असर्शन, जो वारंट नहीं किया गया है इंफॉर्मेशन जो पर्सन उसको दे रहा है।
करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास। जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो आ गया सेकंड हमारे पास, ये फिड्यूशरी रिलेशन में होता है। फ्रॉड आ गया फर्स्ट हमारे पास, जो कॉन्ट्रैक्ट्स उबराइम फाइट्स हैं। फिर आ गया मिस रिप्रेजेंटेशन, दैट इज फोर्थ, दैट इज पॉजिटिव असर्शन, जो वारंट नहीं किया गया है उस पर्सन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर आ गया कोर्शन, कोर्शन आ गया हमारे पास अनलॉफुली डिटेन करना प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन 4 आ गया हमारे पास, ए और बी दोनों अग्री करते हैं कि ए पे करेगा बी को 1000 रुपीज़, जिसके लिए बी जो है आफ्टरवर्ड्स डिलीवर करेगा उसको ईदर राइस या फिर स्मगल्ड ओपियम। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है? ए आ गया अग्रीमेंट वॉइड है पूरी की पूरे तरीके से। बी आ गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है डिलीवरी ऑफ राइस तक, लेकिन वॉइड अग्रीमेंट है जहाँ तक ओपियम है। फिर आ गया अग्रीमेंट वैलिड है पूरे के पूरे तरीके से। डी आ गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है बी के ऑप्शन पे। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है डिलीवरी ऑफ राइस को लेके और वॉइड अग्रीमेंट है ओपियम को लेके। क्वेश्चन 5 आ गया इसमें हमारे पास, सेक्शन 41 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो किसके साथ डील करता है? ए आ गया इफेक्ट जो है एक्सेप्ट करने का परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से। बी आ गया पर्सन जिसके द्वारा प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म किया जाना है। सी आ गया टेंडर जो है परफॉर्म करने का एक प्रॉमिस। डी आ गया इफेक्ट क्या होगा रिफ्यूज करने का पार्टी को जिसको परफॉर्म करना है प्रॉमिस पूरे के पूरे तरीके से। इसमें आ गया ए हमारे पास कि इफेक्ट क्या होगा एक्सेप्ट करने का परफॉर्मेंस थर्ड पार्टी से। क्वेश्चन 6 आ गया इसमें हमारे पास, ए प्रॉमिस करता है कि वो पूरे के पूरे तरीके से या फिर पार्ट में एक डेट को पे कर देगा, जिसके लिए जो क्रेडिटर है वो इन्फोर्स कर सकता है पेमेंट, लेकिन लॉ के लिए जो है लिमिटेशन जो है सूट्स का वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो राइटिंग में दिया गया है या फिर राइटिंग में दिया गया है और रजिस्टर किया गया है उस लॉ के अकॉर्डिंग जो उस टाइम पे फोर्स में था। सी आ गया अगर राइटिंग में दिया गया है और साइन किया गया है उस पर्सन के द्वारा जो चार्ज किया गया था उसके साथ। डी आ गया अगर ओरली दिया गया है। करेक्ट आंसर आ गया इसमें सी हमारे पास, अगर वो राइटिंग में दिया गया है और साइन किया गया है उस पर्सन के द्वारा जिस पे चार्ज था। क्वेश्चन 7 आ गया जहाँ पे डेटर ने ओमिट कर दिया है इंटीमेट करने से, यहाँ पे कोई और सर्कमस्टांस नहीं होगा जो इंडिकेट करेगा टू विच जो डेट जो पेमेंट है वो अप्लाई होगी। ए आ गया इसमें क्रेडिटर जो है वो अप्लाई कर सकता है उसको अपनी डिस्क्रिप्शन पे कि किसी भी लॉफुल डेट को लेके जो एक्चुअली ड्यू है और पेएबल है उसके द्वारा डेटर से, प्रोवाइडेड उसकी रिकवरी जो है वो बार नहीं की गई है लॉ के द्वारा। बी आ गया ये जो है अप्लाई होगा डिस्चार्ज करने में डेट्स को जो इन ऑर्डर ऑफ टाइम होगा, मतलब पहले ये था, सेकंड ये लिया गया, थर्ड ये लिया गया। सी आ गया हमारे पास ये अप्लाई होगा डिस्चार्ज करने में डेट्स को इन ऑर्डर ऑफ टाइम प्रोवाइडेड, यहाँ पे कोई बार नहीं किया गया है लॉ ऑफ लिमिटेशन के द्वारा। डी आ गया क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है अपनी खुद के डिस्क्रिप्शन पे किसी भी लॉफुल डेट को जो एक्चुअली ड्यू है या पेएबल है उसके द्वारा डेटर से, वेदर उसकी रिकवरी बार्ड है या नहीं है किसी भी लॉ जो इन्फोर्स में है लिमिटेशंस को लेके। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन पे किसी भी लॉफुल डेट को जो ड्यू है या पेएबल है उसकी तरफ से, डेटर की तरफ से, वेदर उसकी रिकवरी बार्ड है या बार्ड नहीं है लिमिटेशन लॉ के द्वारा। फिर आ गया क्वेश्चन 8, जो केस है फ्रॉस्ट वर्सेस वाइट वो किससे रिलेटेड है? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिमिशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर डी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय अग्रीमेंट। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। क्वेश्चन 9 आ गया, इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है? ए आ गया बैंक गारंटी कॉन्स्टिट्यूट करती है एक सेपरेट डिस्टिंक्ट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। बी आ गया जो कार्डिनल रूल है वो ये है कि गारंटर को जो है वो उसको लायबल नहीं बनाना चाहिए बियॉन्ड जो टर्म्स हैं इंगेजमेंट के। सी आ गया जो फाइंडर है गुड्स का वो सू कर सकता है ओनर जो है गुड्स का कॉम्पनसेशन के लिए जो उसको ट्रबल हुआ है या एक्सपेंस हुआ है जो वॉलंटरली इनकर किया है उसने प्रिजर्व करने के लिए गुड्स को या फिर फाइंड आउट करने के लिए ओनर को। फिर आ गया डी हमारे पास बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी बोथ ए एंड बी, तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो ठीक हैं।
क्वेश्चन 10 आ गया, इनमें से कौन सा जो है वो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। एक पर्सन जो नेम किया गया है एजेंट के द्वारा कि वो एक्ट करेगा प्रिंसिपल के लिए जो बिजनेस ऑफ एजेंसी में, वो जो है एक सब एजेंट होगा। बी आ गया, एजेंट लाइबल नहीं होगा एक्ट्स के लिए डिस्क्लोज प्रिंसिपल की सब्जेक्ट टू जो कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्ररी हुआ तो। एक पर्सन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर किया गया है एक कैरेक्टर ऑफ एजेंट में, वो इंटाइटल्ड होगा रिक्वायर करने के लिए जो परफॉर्मेंस है उसकी, अगर रियलिटी में एक्टिंग, अगर इन रियलिटी में वो एक्ट करता है लेकिन अपने खुद के अकाउंट पे। डी आ गया, जब एजेंट जो है वो कमिट करता है एक क्राइम प्रिंसिपल की इंस्टेंस पे, इसमें आ गया वो क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी प्रिंसिपल के द्वारा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस जो है क्राइम के। इसमें आ गया बी हमारे पास। तो क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगी, एक एजेंट लाइबल नहीं होगा एक्ट्स के लिए एक डिस्क्लोज प्रिंसिपल की जब तक कि जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसके कॉन्ट्ररी। क्वेश्चन 11 आ गया, इसमें हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है। ए आ गया प्रोसीजरल लॉ, बी आ गया सब्सटेंटिव लॉ, सी आ गया प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। क्वेश्चन 12 आ गया, जो प्रोविजंस है सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 के, वो क्या है। डायरेक्टरी है, डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी है, परमिसिव है। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, जो सेक्शन 3 है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट का वो मैंडेटरी है। क्वेश्चन 13 आ गया, जो लॉ है लिमिटेशन का वो एक मीन्स है इंश्योर करने का प्राइवेट जस्टिस, सप्रेस करने का फ्रॉड और पर्जरी, क्विकनिंग करने का डिलीजेंस और प्रिवेंट करने का ऑपरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन किस केस में दी है। ए आ गया मोतीचंद वर्सेस मुंशी 1970, फिर आ गया राजेंद्र सिंह वर्सेस सांता सिंह 1973, सी आ गया लाला बाल मुकुंद वर्सेस लाजवंती दैट इज 1975, डी आ गया इसमें हमारे पास एन बालाकृष्णन वर्सेस एम कृष्णमूर्ति 1998। इसमें आ गया ए हमारे पास, दैट इज मोतीचंद वर्सेस मुंशी 1970। क्वेश्चन 14 आ गया, इसमें हमारे पास जो प्रोविजंस हैं सूट्स के एटसेट्रा जिसके लिए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है वो शॉर्टर होगा देन जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 ने दिया है, ये किस में कंटेन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 28 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, बी आ गया सेक्शन 29, सी आ गया सेक्शन 30, डी आ गया सेक्शन 31। इसमें आ गया सी हमारे पास, सेक्शन 30 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, वो जो है प्रोविजन देता है जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शॉर्टर होगा जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है लिमिटेशन इंडियन लिमिटेशन एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन 15 आ गया, जो जनरल रूल है दैट इज लॉ ऑफ लिमिटेशन सिर्फ बार करता है रेमेडी को लेकिन एक्सटिंग्विश नहीं करता है राइट को, ये एक्सेप्शन किस रूल में कंटेन की गई है। सेक्शन 31 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 27, सेक्शन 26 या सेक्शन 25। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, सेक्शन 27 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो कंटेन करता है कि जो लॉ है लिमिटेशन का वो सिर्फ बार करता है रेमेडी को लेकिन वो एक्सटिंग्विश नहीं करता है राइट को। क्वेश्चन 16 आ गया, एक सूट रिडीम करने के लिए रिकवर करने के लिए पोजेशन जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज्ड वो ब्रॉड किया जा सकता है मॉर्टगेजर के द्वारा एक पीरियड के अंदर 30 ईयर्स, 12 ईयर्स, 6 ईयर्स या 3 ईयर्स। इसमें आ गया हमारे पास 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स जो है हमारे पास टाइम पीरियड है मॉर्टगेज के लिए। क्वेश्चन 17 आ गया, अगर एक सूट बेस्ड है मल्टीपल कॉजेज ऑफ एक्शन पे, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो बिगिन करेगा कब से। पहला आ गया डेट जहाँ से जो राइट है सू करने का वो फर्स्ट अक्रू करता है, बी आ गया डेट जहाँ पे सक्सेसिव वायलेशन जो है राइट का वो अक्रू करता है, सी आ गया डेट जहाँ पे राइट टू सू जो है वो लास्ट अक्रू किया था, या डी आ गया डे जहाँ पे वायलेशन जो है राइट का वो पार्टी की जो है नॉलेज में आता है। इसमें आ गया ए हमारे पास, जो डेट है जब राइट टू सू है वो फर्स्ट अक्रू करता है। क्वेश्चन 18 आ गया, इसमें हमारे पास मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आ गई इसमें हमारे पास। ए आ गया सूट जो है फॉर्मा पॉपरस, बी आ गया प्रोसीडिंग स्टेट बाय एन इंजंक्शन, सी आ गया डिफेक्ट इन जुरिस्डिक्शन, डी आ गया इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन लिमिटेशन। लिस्ट 2 आ गया सेक्शन 13 जो है लिमिटेशन एक्ट का, सेकंड आ गया हमारे पास सेक्शन 14, थर्ड आ गया सेक्शन 15, फोर्थ आ गया सेक्शन 17। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज
जो सूट है फॉर्मा पॉपरस का वो है हमारे पास सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट में। बी आ गया प्रोसीडिंग्स जो स्टे की जाएंगी इंजंक्शन के द्वारा, ये आ गया हमारे पास सेक्शन 15 लिमिटेशन एक्ट का। फिर आ गया डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, ये आ गया सेक्शन 14 में हमारे पास। फिर आ गया इफेक्ट क्या होगा फ्रॉड का, ये सेक्शन 17 में गिवन है। क्वेश्चन 19 आ गया, एक एप्लीकेशन सेट असाइड करने के लिए आर्बिट्रेशन अवार्ड को वो फाइल की जानी चाहिए। इसमें आ गया 30 डेज के अंदर उस डेट से जब सर्विस हुई है नोटिस की, फाइल कर नोटिस जो दिया गया है फाइलिंग ऑफ अवार्ड के लिए। फिर आ गया 15 डेज के अंदर। फिर आ गया 30 डेज जब नॉलेज में आया है कि फाइलिंग हो गई है अवार्ड की, या फिर 60 डेज उस डेट से जब सर्विस हुई है नोटिस की अबाउट फाइलिंग ऑफ अवार्ड। इसमें आ गया ए हमारे पास, तो जो एप्लीकेशन है सेट असाइड करने के लिए आर्बिट्रेशन अवार्ड को वो फाइल की जाएगी 30 डेज के अंदर उस डेट से जब सर्विस हुई है नोटिस की फाइल करने के लिए अवार्ड को। क्वेश्चन 20 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन से जो फॉलोइंग केसेस है, जो नेचर है, स्कोप है या फिर जो ऑब्जेक्ट है एक्नॉलेजमेंट का विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 18 लिमिटेशन एक्ट 1963 का, वो रेलेवेंट था बिफोर एपिक्स कोर्ट। ए आ गया हमारे पास शाहपुर फ्रीडम माजदा वर्सेस दुर्गा प्रसाद चमारिया 1961 सुप्रीम कोर्ट। फिर आ गया हमारे पास प्रभाकरन वर्सेस एम अजागिरी पिल्लई 2006 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे AIR होगा। JC बुधियाजा वर्सेस चेयरमैन उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड 2008 सुप्रीम कोर्ट। डी आ गया ऑल ऑफ द अबाउ। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन 21 आ गया इसमें हमारे पास, एक हिंदू जब उस फर्स्ट मैरिज जो है वो सबसिस्ट करती है, सॉल्मनाइज करता है सेकंड मैरिज बिना ऑब्टेन किए डिवोर्स, वो इंटाइटल नहीं होगा ग्रांट करने की जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है ऑन आई थिंक अच्छा कौन इंटाइटल नहीं होगा सक्सेशन सर्टिफिकेट को लेके डेथ के एक ही। तो इसमें फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, फिर आगे चिल्ड्रन जो बॉर्न आउट ऑफ सेकंड वाइफ या चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट वाइफ, इसमें आगे जो सेकंड वाइफ है उसको सक्सेशन में जो है कोई पार्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 22 आ गया, इन एक्सप्लेनिंग अनसाउंड माइंड एक ग्राउंड जो है सीख करने के लिए डिवोर्स को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर कौन सा जो फॉलोइंग केस है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हेल्ड किया गया है कि एक साउंड माइंड इनडिस्प्यूटेबली एक की है एक हैप्पी मैरिड लाइफ की। ए आ गया शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 सुप्रीम कोर्ट। बी आ गया गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1993 सुप्रीम कोर्ट। सी आ गया आर लक्ष्मी नारायण वर्सेस शांति 2001 सुप्रीम कोर्ट। डी आ गया बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती 1957 सुप्रीम कोर्ट। इसमें आ गया ए हमारे पास शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 23 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन से जो सेक्शंस हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के वो प्रोवाइड करते हैं कि जो चिल्ड्रन है वॉइड मैरिज के वो जो है लेजिटिमेट चिल्ड्रन होंगे। सेक्शन 11, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18 इसमें आ गया हमारे पास भी। तो सेक्शन 16 जो है हमारे पास HMA का वो हमें बताता है कि जो चिल्ड्रन होंगे वॉइडेबल मैरिज के वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन होंगे। क्वेश्चन 24 आ गया, विद इन द मीनिंग ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 कौन सी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास, एक ल्यूनेटिक हिंदू जो 15 ईयर्स से कम एज का है वो केपेबल नहीं होगा कि उसको अडॉप्शन में लिया जाए। बी आ गया, एक वैलिड अडॉप्शन एक बार हो गया है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। सी आ गया, हिंदू मेल अगर वो केपेबल नहीं है बच्चे को अडॉप्शन में लेने के अनलेस वो नहीं होगा अनलेस वो साउंड माइंड का है और मेजॉरिटी की एज का है। डी आ गया हमारे पास, अडॉप्शन को बोला जा सकता है कि वो एक प्योरली सेक्युलर जो है इंस्टीट्यूशन है। इसमें आ गया हमारे पास एक ल्यूनेटिक हिंदू जो बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स है वो केपेबल नहीं होगा अडॉप्शन में लेने का। तो यहाँ पे जो है ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। फिर आ गया क्वेश्चन 25, जब एग्जामिन करते हैं जो एम्पलीट्यूड है क्रुएलिटी का हिंदू मैरिज एक्ट के पर्पस के लिए, तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है कौन से केस में ले डाउन किया है कि ब्रॉड पैरामीटर्स जो हैं वो रेलेवेंट होंगे डील करने के लिए जो केसेस हैं मेंटल क्रुएलिटी के। इसमें ए आ गया हमारे पास
वी भगत वर्सेस डी भगत 1994, नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली 2006, सी आ गया गुरबख्श सिंह वर्सेस हरमिंदर कौर 2011, डी आ गया समर घोष वर्सेस जया घोष 2007। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, दैट इज समर घोष वर्सेस जया घोष 2007। क्वेश्चन 26 आ गया, एक हिंदू मेल क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस अपनी वाइफ से अंडर, ए आ गया सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, बी आ गया सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, सी आ गया सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, डी आ गया नन ऑफ द अबव प्रोविजंस। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक हिंदू मेल भी जो है वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस अपनी वाइफ से। क्वेश्चन 27 आ गया, जो रूल्स जो रेगुलेट करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का अमंग हीयर्स क्लास 1 में शेड्यूल की टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वो कंटेन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 9, बी आ गया सेक्शन 10, सी आ गया सेक्शन 11, डी आ गया सेक्शन 12। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 10। क्वेश्चन 28 आ गया हमारे पास कि रिगार्ड बीइंग हेड टू द प्रोविजंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, इनमें से कौन सी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। पहला आ गया, अगर एक हिंदू वुमेन कोई एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है उसका प्रॉपर्टी में, कितना भी वो स्मॉल है, प्रायर टू द इनेक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मतलब इस जो ये एक्ट है हमारे पास इसकी इनेक्टमेंट से पहले वो सेम जो है वो ब्लॉसम करेगा कि वो एक फुल फ्लैश राइट हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ ऑपरेशन सेक्शन 14 क्लोज 1 देयर ऑफ, कि वो जो है सेक्शन 14 क्लोज 1 की हेल्प से या उसके जो ऑपरेशन से वो जो है उसका फुल फ्लैश राइट हो जाएगा। अब भी आ गया, जो राइट है एक डॉटर का कोपासनरी प्रॉपर्टी में वो लॉस्ट नहीं होगा पास करने से एक प्रिलिमिनरी डिक्री पार्टीशन की बिफोर 20 दिसंबर 2004। सी आ गया, अगर एक राइट क्रिएट किया गया है हिंदू फीमेल में फर्स्ट टाइम के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंडर या फिर एक डिक्री के अंडर जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट जो है उस प्रॉपर्टी में वो प्रिस्क्राइब किया गया है, जो प्रोविजन है सेक्शन 14 क्लोज 2 का अबव एक्ट का, वो अट्रैक्ट होगा और वो कन्वर्ट नहीं करेगा इस राइट को एक फुल फ्लेज राइट में ओनरशिप की उस प्रॉपर्टी की। डी आ गया, जो राइट है डॉटर का कोपासनरी प्रॉपर्टी में वो लॉस्ट नहीं होगा किसी भी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की जो टेक प्लेस हुई है 20 डे जो है दिसंबर 2004 उससे पहले। तो इन चारों स्टेटमेंट में से जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो है डी हमारे पास, कि जो राइट है डॉटर का कोपासनरी प्रॉपर्टी में वो लॉस्ट नहीं होगा एक टेस्टामेंट्री डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में जो टेक प्लेस हुई है बिफोर 20 दिसंबर 2004। क्वेश्चन 29 आ गया, रिगार्ड बीइंग जो लॉज रिलेटेड हैं हिंदू से कौन सी जो फॉलोइंग है वो करेक्ट नहीं है। ए आ गया, इसमें हमारे पास इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन जो है मैरिज का वो एक ग्राउंड नहीं है खुद में डिसॉल्व करने के लिए मैरिज को। इसमें आ गया हमारे पास जब एविडेंस जो डिस्क्लोज करते हैं, जब एविडेंस जो है वो डिस्क्लोज करते हैं कि जो पार्टीज़ हैं जो बिलोंग करती हैं संथल ट्राइब को, वो फॉलोइंग जो फॉलो कर रही थी जो हिंदूज़ के कस्टम्स को एंड नॉट ऑफ संथल्स प्रोविजंस जो हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वो अप्लाई होंगे इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी को। सी आ गया, जो एलिगेशंस हैं वाइफ के अगेंस्ट अनचेस्टिटी के, इनडिसेंट फैमिलियरिटी किसी दूसरे पर्सन के साथ या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, वो दिए गए हैं रिटन स्टेट यहाँ पे है हमारे पास कि वो रिटन स्टेटमेंट में दिए गए हैं जो फाइल की गई है हस्बैंड के द्वारा, वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा क्रुएलिटी। डी आ गया नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, ये जो है वो करेक्ट नहीं होगा। इसमें है हमारे पास कि एलिगेशंस जो वाइफ के अगेंस्ट हैं अनचेस्टिटी के, इनडिसेंट फैमिलियरिटी किसी और पर्सन के साथ या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशनशिप है, जो रिटन स्टेटमेंट जो फाइल किया है हस्बैंड में, अगर उसने ये सब एलिगेशंस लगाए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा क्रुएलिटी। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है।
क्वेश्चन 30 आ गया। कंसिडर करेंगे जब हम जो प्रोविजंस हैं हिंदू माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट 1956 को, जो सुप्रीम कोर्ट है कौन से केस में हेल्ड किया गया था कि जो मदर है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो नेचुरल गार्डियन है अपने माइनर चाइल्ड की, इवन व्हेन जो फादर है वो अलाइव है। इसमें आ गया हमारे पास जीजाबाई विठल राव गजरे वर्सेस पठान खान 1971। बी आ गया अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए.के. चोपड़ा 1999। सी आ गया गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1999। डी आ गया हमारे पास बोथ ए एंड सी। इसमें आ गया डी हमारे पास बोथ ए एंड सी। तो ये दोनों केसेस में जो है ये हेल्ड किया गया है। क्वेश्चन 31 आ गया। जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 1882 का, वो अप्लाई होता है किस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे? ए आ गया जो एक्ट है पार्टीज के उनके द्वारा की जाती है। बी आ गया ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा। सी आ गया एक डिक्री और ऑर्डर जो है कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का, उसके द्वारा। डी आ गया जब एग्जीक्यूशन होती है डिक्री की या फिर ऑर्डर है कोर्ट का जो एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का होगा। करेक्ट आंसर आ गया इसमें हमारे पास ए, दैट इज जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है टीपीए हमारे पास जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है एक्ट ऑफ पार्टीज के द्वारा। क्वेश्चन 32 आ गया इसमें हमारे पास रिगार्ड बीइंग जो प्रोविजंस है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, इनमें फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है? ए आ गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वो दिया जा सकता है बिना लिखे किसी भी केस में जिसमें राइटिंग जो है वो एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं है लॉ के द्वारा। बी आ गया प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती डायरेक्टली एक अनबोर्न पर्सन को, बट उसको ट्रांसफर करना है उसके बेनिफिट पर, ट्रांसफर की जा सकती है उसके बेनिफिट के लिए। सी आ गया वो पर्सन जो एक्सेप्ट करता है बेनिफिट एक डीड के अंडर, वो अडॉप्ट करेगा पूरा का पूरे कंटेंट्स जो है इंस्ट्रूमेंट के, कन्फर्मिंग टू ऑल उसके प्रोविजंस और रिनाउंस करके हर एक जो राइट इनकंसिस्टेंट है उसके साथ। डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें से है हमारे पास ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी जो है वो करेक्ट, सारे के सारे करेक्ट थे। क्वेश्चन 33 आ गया इसमें हमारे पास जो रूल है फीड करने का एस्टॉपल को, वो किस चीज़ में जो है वो कंटेन किया गया है? ए आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 41 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। बी आ गया सेक्शन 42। सी आ गया 43। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास सेक्शन 43 जो है टीपीए का, वो बताता है रूल जो फीड करता है एस्टॉपल को। क्वेश्चन 34 आ गया सेक्शन 65 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो प्रोविजंस किस चीज़ से रिलेटेड कंटेन करता है? ए आ गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मोर्टगेजर के द्वारा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मोर्टगेजी के द्वारा, मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। डी आ गया राइट्स जो है यूजुफ्रक्चरी मोर्टगेजर को लेके। इसमें आ गया ए हमारे पास जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स है मोर्टगेजर के द्वारा। क्वेश्चन 35 आ गया इसमें हमारे पास ए डन विच हैज़ बिन टेकन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डोनर होगा, ए डोनी होगा यहाँ पे। एक डोनी जिसने जो है सारी की सारी प्रॉपर्टीज ले ली हैं एक डोनर की और वो लायबल है डिस्चार्ज करने के लिए सारी की सारी जो लाइबिलिटीज हैं डोनर की, उसको क्या बोला जाएगा? ए आ गया ऑनरस डोनी। बी आ गया ग्रेट्यूशियस डोनी। सी आ गया यूनिवर्सल डोनी या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास यूनिवर्सल डोनी। क्वेश्चन 36 आ गया। हम प्रोविजंस अगर हम देखें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, तो उनके रिगार्डिंग में हमें मैच करनी है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स बिलो। इसमें आ गया लिस्ट 1 हमारे पास स्पेस सक्सेशनिस्ट। बी आ गया राइट ऑफ री एंट्री। सी आ गया डोमिनेंट हेरिटेज। डी आ गया राइट टू सू। लिस्ट 2 आ गया सेक्शन 6 क्लोज सी। सेकंड आ गया 6 क्लोज ए। थर्ड आ गया सेक्शन 6 क्लोज ई। फिर फोर्थ आ गया हमारे पास सेक्शन 6 क्लोज बी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज स्पेस सक्सेशनिस्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 6 क्लोज ए में। बी आ गया राइट ऑफ री एंट्री, दैट इज सेक्शन 6 क्लोज बी। सी आ गया हमारे पास डोमिनेंट हेरिटेज, दैट इज सेक्शन 6 क्लोज सी। इसमें आ गया हमारे पास डी राइट टू सू, दैट इज सेक्शन 6 क्लोज ई। अगेन आ गया हमारे पास क्वेश्चन 37 की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हम प्रोविजंस को देखेंगे और मैच करेंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ और सेलेक्ट करेंगे करेक्ट आंसर कोड से। लिस्ट 1 में आ गया हमारे पास लिट लाइट पेंडेंटे निहिल इनोवेटर। फिर आगे मैक्सिम्स हैं यहाँ हमारे पास चारों और यहाँ पे जो है उनके कॉन्सेप्ट्स हैं।
फिर आ गया बी हमारे पास क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, सी आ गया नेमो डेट क्वाड नॉन हेबिट, डी आ गया क्वी सेंटेड ओनर कोमोडम सेंटायर डेबिट ओनस। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो है लिस्पेंडस, सेकंड आ गया हमारे पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस, थर्ड आ गया ऑनरस गिफ्ट, फोर्थ आ गया ओस्टेंसिबल। इसमें आ गया हमारे पास बी लिट लाइट पेंडेंटे निहिल इनोवेचर, ये आ गया हमारे पास लिस्पेंडेंस से रिलेटेड। फिर आ गया क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ये आ गया हमारे पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस से रिलेटेड। सी आ गया इसमें हमारे पास नेमो डेट कोड नोन हैबिट, दैट इज फोर्थ आ गया ओस्टेंसिबल। फिर आ गया डी हमारे पास क्वी सेंटेड ओनर कोमोडम सेंटायर डेबिट ओनस, ये आ गया हमारे पास 3, दैट इज ऑनरस गिफ्ट। क्वेश्चन 38 आ गया हमारे पास, जो प्रिंसिपल है हमारे पास कि वंस अ मोर्टगेजी ऑलवेज अ मोर्टगेजी, कि एक बार जो मोर्टगेजी होता है वो हमेशा के लिए, एक बार जो मोर्टगेज होता है वो हमेशा के लिए एक मोर्टगेज होता है। एक प्रिंसिपल जो बेस्ड है इक्विटी पे, जस्टिस पे और गुड कंसाइंस पे, ये फर्स्ट टाइम कब इवॉल्व हुआ था या कौन से केस में इवॉल्व हुआ था? ए आ गया इसमें हमारे पास हैरिस वर्सेस हैरिस, बी आ गया नोइक्स वर्सेस राइस, सी आ गया सेठ गंगाधर वर्सेस शंकरलाल, डी आ गया रिवी वर्सेस हमारे पास लिस्ले। इसमें आ गया ए हमारे पास हैरिस वर्सेस हैरिस में ये जो है कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। क्वेश्चन 39 आ गया इसमें हमारे पास, प्रोविजंस जो है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पर्पस के लिए वो कंटेन किए गए हैं किस सेक्शन में? सेक्शन 107, सेक्शन 111, सेक्शन 112 और डी आ गया सेक्शन 113। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 111। क्वेश्चन 40 आ गया इसमें हमारे पास, ए जो है उसने अपना हाउस जो है बी को दे दिया 5 ईयर्स के लिए, बी ने जो है अंडरलेट कर दिया हाउस को सी को, मंथली रेंट जो है 100 रुपीज़। अब 5 ईयर्स एक्सपायर हो गई हैं लेकिन सी कंटिन्यू है पोजेशन में हाउस के और पे करता है रेंट ए को। तो यहाँ पे कौन सा जो फॉलोइंग है वो करेक्ट है? सी की जो लीज है वो रिन्यू होगी मंथ टू मंथ बेसिस पे, सी की लीज जो है वो रिन्यू होगी ईयर टू ईयर बेसिस पे, सी जो है वो एक टेनेंट एट सफरेंस है, डी आ गया हमारे पास नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास कि जो सी की लीज है वो रिन्यू होगी मंथ टू मंथ बेसिस पे। क्वेश्चन 41 आ गया इसमें हमारे पास, जो प्रोविजंस हैं हमारे पास, दैट इज हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987, वो अप्लाई नहीं करता है किस पे? इसमें आ गया एरिया जो एडमिनिस्टर किया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, बी आ गया एरिया जो एडमिनिस्टर किया गया है एक नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा, सी आ गया हमारे पास मिलिट्री कैंटोनमेंट, डी आ गया बिल्डिंग जो ओन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है। इसमें आ गया सी हमारे पास, जो प्रोविजंस है हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट का वो अप्लाई नहीं होता है मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया को। क्वेश्चन 42 आ गया, इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड नहीं है हमारे पास HPURC, दैट इज हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत? ए आ गया रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जो परचेज करता है एक बिल्डिंग अपने रिटायरमेंट के बाद मिलिट्री सर्विस से, बी आ गया एक पर्सन जो इंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए रेंट उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में अपने अकाउंट की और जो होल्ड करता है एक अपॉइंटमेंट पब्लिक सर्विस में, सी आ गया लैंडलॉर्ड जो होल्ड करता है एक पोस्ट इंडियन काउंसिल जो है ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में, डी आ गया लैंडलॉर्ड जो एम्प्लॉयड है नेशनलाइज्ड बैंक में। करेक्ट आंसर है इसमें ही ए हमारे पास, एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल जो परचेज करता है बिल्डिंग अपने रिटायरमेंट के बाद मिलिट्री सर्विस से, वो जो है स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इसमें आ गया हमारे पास जहाँ पे HPURC एक्ट 1987 के पर्पस के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? ए आ गया हमारे पास एप्लीकेशन डिटरमाइन करने के लिए फेयर रेंट जो दिया जा सकता है कंट्रोलर को लैंडलॉर्ड के द्वारा या टेनेंट के द्वारा, बी आ गया ऑर्डर फिक्स, जहाँ पे ऑर्डर जो है वो फिक्स करता है फेयर रेंट, वो एक जजमेंट है पर्सोनम में और एक जजमेंट इन रेम नहीं है, सी आ गया जहाँ पे एक्सप्रेशन न्यू टेनेंट जो है सेक्शन 4 जो है एक्ट का उसके पर्पस के लिए एक टेनेंट है जो रेंट पे लेता है बिल्डिंग को फर्स्ट टाइम, या फिर डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास,
दैट इज़ ऑर्डर फिक्स करने के लिए फेयर रेंट को, वो एक जजमेंट इन पर्सोनम है और एक जजमेंट इन रेम नहीं है। क्वेश्चन 44 आ गया इसमें हमारे पास, स्पेशल प्रोसीजर जो है डिस्पोजल के लिए एप्लीकेशन की एविक्शन के लिए जो कंटेन किया गया है सेक्शन 16 जो है ऑफ HPURC एक्ट 1987, वो एक एप्लीकेशन है एक केस में जो फॉल करता है किसके अंडर। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लोज A(1), फिर आ गया सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लोज A सब क्लोज सेकेंड, फिर आ गया सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लोज A सब क्लोज 3, फिर आ गया सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लोज A सब क्लोज 4। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लोज A सबसेक्शन सब क्लोज 3 हमारे पास। क्वेश्चन 45 आ गया, अंडर HPURC एक्ट 1987 फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। इसमें आ गया एक लैंडलॉर्ड जो इंटाइटल्ड है इंक्रीज करने के लिए जो रेंट है बिल्डिंग की 10% के जो फेयर रेंट पे हर एक 5 ईयर्स के बाद। फिर आ गया लैंडलॉर्ड जो इंटाइटल्ड है इंक्रीज करने के लिए रेंट को 10% के रेंट पे जो अग्रीड रेंट है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। सी आ गया लैंडलॉर्ड जो इंटाइटल्ड है फर्दर इंक्रीज जो है रेंट का उसमें इन केसेस जहाँ पे कुछ एडिशंस इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं अपने खुद के एक्सपेंसेस पे और जो है टेनेंट के रिक्वेस्ट पे। डी आ गया लैंडलॉर्ड इंटाइटल्ड है इंक्रीज करने के लिए रेंट को इवन इम्प्रूवमेंट के लिए जो किया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट पे। तो इसमें हमारे पास होगा डी, दैट इज जो लैंडलॉर्ड है वो इंटाइटल्ड होगा इंक्रीज करने के लिए रेंट को इवन इम्प्रूवमेंट के लिए जो डिटर्मिनेशन जो है फेयर रेंट उससे पहले किया गया है। क्वेश्चन 46 आ गया हमारे पास, अंडर द HPURC एक्ट 1987 कौन सा जो फॉलोइंग है वो ग्राउंड नहीं होगा एविक्शन के लिए टेनेंट की एक नॉन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस से। इसमें आ गया हमारे पास बोनाफाइड नीड जो है, इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शंस है वो यहाँ होंगे, उसमें 3 ऑप्शंस ही हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास बोनाफाइड नीड जो है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन है सबलेटिंग, चेंज ऑफ यूजर, कमीशन ऑफ एन एक्ट लाइकली टू इम्पेयर मटीरियली द वैल्यू ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस। तो फॉलोइंग ग्राउंड नहीं होगा एविक्शन के लिए, दैट इज बोनाफाइड नीड रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। क्वेश्चन 47 आ गया इसमें हमारे पास, सेक्शन 19 जो है HPURC एक्ट 1987 वो प्रोवाइड करता है किसके लिए। ए आ गया लीज जो है वेकेंट बिल्डिंग की कंट्रोलर के द्वारा, बी आ गया डिपॉजिट रेंट टेनेंट के द्वारा, सी आ गया रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस जो टेनेंसी है लिमिटेड पीरियड की, डी आ गया इसमें हमारे पास नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास सेक्शन 19 जो है एक्ट का वो प्रोवाइड करता है लीज जो है वेकेंट बिल्डिंग की कंट्रोलर के द्वारा। क्वेश्चन 48 आ गया इसमें हमारे पास, कोई भी अपील या सेकेंड अपील जो है वो लाई नहीं करेगी किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट जो कंट्रोलर के द्वारा दिया गया है HPURC एक्ट में किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। पहला आ गया हमारे पास सेक्शन 4, बी आ गया सेक्शन 15, सेक्शन 16 या फिर सेक्शन 17। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 जो है उसमें कोई भी अपील या सेकेंड अपील जो है वो फाइल नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन 49 आ गया इसमें हमारे पास, HPURC एक्ट के पर्पस से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ए आ गया जहाँ पे ग्राउंड जो है एविक्शन का टेनेंट्स के लिए वो एक रिकरिंग कॉज है और जो लैंडलॉर्ड है उसको प्रिक्लूड नहीं किया गया है इंस्टीट्यूट करने से फ्रेश प्रोसीडिंग सेट ग्राउंड पे। बी आ गया बोनाफाइड नीड जो है एक ग्राउंड, बोनाफाइड नीड जो है वो एक ग्राउंड है एविक्शन का टेनेंट की, वो कंसिडर किया जाना चाहिए रेफरेंस में टाइम की जब सूट जो है एविक्शन के लिए वो फाइल की गई है। सी आ गया ये अज्यूम नहीं किया जा सकता है कि वंस एक क्वेश्चन जो है नेसेसिटी का वो डिसाइड हो जाता है लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट कि ये अज्यूम किया जाए कि वो जो है कोई बोनाफाइड नहीं होगा और ना ही कोई जेन्युइन नेसेसिटी होगी फ्यूचर में। जब एक पटिशन फाइल किया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा इस ग्राउंड पे कि बोनाफाइड नेसेसिटी जो है वो डिसमिस कर दी गई है डिफॉल्ट में, जो एप्लीकेशन है रिस्टोरेशन के लिए उसके लिए वो भी डिसमिस की जाएगी, जो लैंडलॉर्ड है वो प्रिक्लूड किया जाएगा इंस्टीट्यूट करने से फ्रेश सूट पटिशन इस ग्राउंड पे कि वो रिक्वायर्ड होगा प्रेमिसेस जो बोनाफाइड होंगी रीबिल्डिंग के पर्पस से। इसमें आ गया हमारे पास टी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। ये जो पटिशन फाइल की गई है लैंडलॉर्ड के द्वारा किस ग्राउंड पे कि बोनाफाइड नेसेसिटी है, अगर वो डिसमिस कर दी गई है डिफॉल्ट में,
तो जो एप्लीकेशन है रिस्टोरेशन के लिए, उसके लिए वो भी डिसमिस कर दी जाएगी, वो भी डिसमिस हो गई है। तो जो लैंडलॉर्ड है उसको प्रिक्लूड कर दिया जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता है फ्रेश एविक्शन पिटीशन इस ग्राउंड पे कि वो रिक्वायर करता है प्रेमिसेस बोनाफाइड रीबिल्डिंग के पर्पज से। क्वेश्चन 50 आ गया, जहाँ पे रेंट कंट्रोलर सेटिस्फाइड है कि जो एप्लीकेशन है एविक्शन की अंडर HPURC एक्ट वो दी गई है लैंडलॉर्ड के द्वारा फ्रिवलियस या वेक्सिशियस ग्राउंड्स पे, वो एम्पावर्ड होगी इन्फ्लिक्ट करने के लिए फॉलोइंग पेनल्टी लैंडलॉर्ड पे। ए आ गया पेनल्टी अप टू ₹500, बी आ गया पेनल्टी अप टू ₹1000, सी आ गया इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months या फिर फाइन अप टू ₹1000, डी आ गया इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, तो पेनल्टी होगी अप टू ₹500। क्रिमिनल लॉ हम स्टार्ट करते हैं। इसके भी हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और करेक्ट करना है हम और सेलेक्ट करना है हमें करेक्ट कोड। लिस्ट 1 में आ गया हमारे पास कॉमन इंटेंशन, गुड फेथ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट। लिस्ट 2 है सेक्शन 34, सेक्शन 149, थेफ्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए। कॉमन इंटेंशन जो है वो आ गया सेक्शन 34 हमारे पास। गुड फेथ आ गया इसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। सी आ गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन दैट इज थेफ्ट हमारे पास। डी आ गया हमारे पास कॉमन ऑब्जेक्ट दैट इज सेक्शन 149। क्वेश्चन 2 आ गया इसमें हमारे पास एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया क्या इम्प्लाई करता है, ये जो मैक्सिम है हमारे पास। पहला आ गया एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है गिल्ट को जब तक वो नहीं किया जाता है गिल्टी इंटेंशन से। बी आ गया हमारे पास एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है गिल्ट को अगर वो किया जाता है बोनाफाइड इंटेंशन से। सी आ गया इंटेंशन जो है अक्यूज्ड का वो कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए क्रिमिनल केस में। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास कि एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा गिल्ट जब तक वो नहीं किया जाता है गिल्टी इंटेंशन से। क्वेश्चन 3 आ गया इसमें हमारे पास एग्जामिन करना है 2 स्टेटमेंट्स को और करेक्ट आंसर देना है। असर्शन आ गया इसमें हमारे पास ए ने ट्राई नहीं किया है एक्सटिंग्विश करने का फायर सो दैट ही कुड अर्न मोर मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी हेल्ड गिल्टी ऑफ आर्सन। अच्छा, तो मतलब ए के घर में फायर लगी होगी, उसने ट्राई भी नहीं किया कि वो एक्सटिंग्विश करे फायर को ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से जो है क्लेम ले सके, उसको जो है आर्सन का गिल्टी जो है हेल्ड किया गया। रीजन आ गया एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। तो अब हमें बताना है कि दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या फिर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। फिर आ गया ए ट्रू है आर फॉल्स है, डी आ गया ए फॉल्स है आर ट्रू है। करेक्ट आंसर आ गया इसमें बी हमारे पास दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्वेश्चन 4 आ गया पनिशमेंट जो प्रिस्क्राइब की गई है आईपीसी के अंडर उन एक्ट्स के लिए जो कॉज करते हैं स्लाइट हार्म वो क्या है। ए आ गया 15 days, बी आ गया 30 days, सी आ गया नो पनिशमेंट, डी आ गया नन ऑफ दिस। फिर आ गया इसमें हमारे पास सी नो पनिशमेंट, तो स्लाइट हार्म के लिए जो है कोई पनिशमेंट नहीं होगी। क्वेश्चन 5 आ गया इसमें हमारे पास ए जो है वो इंटेंट करता है कि वो मर्डर करेगा बी का बाय पॉइजन। वो परचेज करता है पॉइजन और मिक्स करता है उसको एक ग्लास ऑफ वाटर में। वो जो है देता है उसको बेरर को कि वो सर्व करेगा उसको बी को। जो बेरर है जब वो अप्रोच करता है बी को तो वो लूज कर देता है अपना बैलेंस और जो ग्लास है वो उसकी प्लेट से नीचे गिर जाता है। तो कौन सा ऑफेंस जो है वो ए ने कमिट किया है। ए ने कमिट किया है कोई भी ऑफेंस नहीं। बी आ गया ए ने कमिट किया है ऑफेंस अटेम्प्ट करने का टू कमिट मर्डर। सी आ गया ए ने कमिट किया है जो ऑफेंस है अबेटमेंट का। डी आ गया ए ने कमिट किया है ऑफेंस जो अटेम्प्ट टू कमिट होमिसाइड। करेक्ट आंसर आ गया इसमें सी हमारे पास कि ए ने कमिट किया है ऑफेंस अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। क्वेश्चन 6 आ गया इसमें हमारे पास जो सेक्शन 497 है आईपीसी का वो डिफाइन करता है अडल्ट्री 10 whoever has sexual intercourse एक पर्सन के साथ जो कि और जो जाना जाता है और रीज़न टू बिलीव है कि उसका वाइफ होगा किसी दूसरे पर्सन का। तो यहाँ पे एक्ट सीरियस किससे रिलेट करता है टाइम प्लेस पर्सन या मैरिड वुमेन। तो यहाँ पे आ गया डी हमारे पास। तो यहाँ पे एक्शन जो है वो मैरिड वुमेन से रिलेट करता है।
क्वेश्चन 7 आ गया, जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 498 आईपीसी के जो पनिश करते हैं हस्बैंड को या किसी और रिलेटिव को हरास करने के लिए एक मैरिड वुमेन को डाउरी के लिए, वो इंट्रोड्यूस किया गया था आईपीसी में बाय एक्ट 46 ऑफ 1983, एक्ट 43 ऑफ 1986, एक्ट 42 ऑफ 1993 या फिर एक्ट 24 ऑफ 1995। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए हमारे पास एक्ट 46 ऑफ 1983। फिर आ गया क्वेश्चन 8 हमारे पास, जब इम्पोर्टेशन हुआ है एक गर्ल का फॉरेन कंट्री से इंडिया में, उसको फोर्स करने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए किसी दूसरे मैन के साथ, वो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 366 बी आईपीसी का, प्रोवाइडेड जो एज है गर्ल की वो क्या है, बिलो 14 ईयर्स, बिलो 16 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स या बिलो 21 ईयर्स। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास यहाँ पे आ गया बिलो 21 ईयर्स। क्वेश्चन 9 आ गया, कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है आईपीसी का, उसमें जो वर्ड है पब्लिक सर्वेंट वो डिफाइन किया गया है, सेक्शन 14, सेक्शन 21, सेक्शन 19 या सेक्शन 20। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 21 जो है वो जो है पब्लिक सर्वेंट जो टर्म है हमारे पास उसको डिफाइन करता है। क्वेश्चन 10 आ गया इसमें हमारे पास, जो मैक्सिमम पीरियड है किसी भी कोर्ट के लिए अवॉर्ड करने का पनिशमेंट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वो क्या है, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या कोई लिमिट नहीं है। इसमें आ गया हमारे पास 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए। क्वेश्चन 11 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है आईपीसी का, उसमें जो डेथ सेंटेंस है वो कमिट किया जा सकता है बिना कंसेंट के ऑफेंडर की। ए आ गया सेक्शन 53, बी आ गया सेक्शन 54, सी आ गया सेक्शन 55, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 54। क्वेश्चन 12 आ गया इसमें हमारे पास, बाइंग या फिर डिस्पोज ऑफ करना किसी भी पर्सन को एज अ स्लेव, वो पनिशेबल ऑफेंस है आईपीसी में किसके अंडर, सेक्शन 370, 373, 372 या फिर 374। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज सेक्शन 370। क्वेश्चन 13 आ गया इसमें हमारे पास, मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को और करेक्ट आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है। लिस्ट 1 में आ गया पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर आ गया पनिशमेंट मिसचीफ के लिए, फिर आ गया पनिशमेंट हमारे पास चीटिंग के लिए, ये जो बोथ वाली टर्म है ये हमारे पास यहाँ से है। फिर आ गया पनिशमेंट जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, पनिशमेंट्स में आ गया हमारे पास 3 इयर्स इम्प्रीजनमेंट या फाइन या बोथ, फिर 1 ईयर इम्प्रीजनमेंट फाइन या फिर आ गया बोथ हमारे पास, इम्प्रीजनमेंट 3 मंथ्स की या फिर फाइन या फिर बोथ, फिर आ गया इम्प्रीजनमेंट 2 इयर्स का फाइन या फिर बोथ। करेक्ट जो कोड होगा हमारे पास वो होगा डी, दैट इज 4321। जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की जो पनिशमेंट है वो है इम्प्रीजनमेंट 2 इयर्स के लिए, फाइन या फिर आ गया हमारे पास दोनों के दोनों। फिर आ गया मिसचीफ के लिए जो पनिशमेंट है वो है 3 मंथ्स की पनिशमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। फिर चीटिंग की जो पनिशमेंट है वो है हमारे पास 1 ईयर का इम्प्रीजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। डी आ गया हमारे पास क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें आ गया 3 इयर्स की इम्प्रीजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। क्वेश्चन 14 आ गया इसमें हमारे पास, जो ऑफेंस है थेफ्ट का वो रॉबरी बनता है जब, इसमें आ गया कपल किया जाता है उसको फोर्स के साथ, बी आ गया कमिट किया जाता है 2 या मोर पर्सन्स के द्वारा लेकिन लेस देन 5 पर्सन्स, सी आ गया कमिट किया जाता है 5 और मोर पर्सन्स, डी आ गया कपल्ड विद इमिनेंट डेंजर टू लाइफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, जो ऑफेंस है थेफ्ट का वो रॉबरी बनता है जब वहाँ पे इमिनेंट डेंजर होता है लाइफ को। क्वेश्चन 15 आ गया, एग्जामिन करनी है 2 स्टेटमेंट्स और करेक्ट आंसर देना है। असर्शन आ गया, एक बॉय जो है 6.5 ईयर्स ओल्ड वो इंटेंशनली किल करता है बी को, ए लाइबल नहीं है मर्डर का। रीजन आ गया, जो चाइल्ड है बिलो 7 ईयर्स एज का वो इम्यून है क्रिमिनल लाइबिलिटी से। इसमें आ गया हमारे पास दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, या फिर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सी आ गया ए ट्रू है आर फॉल्स है, डी आ गया ए फॉल्स है आर ट्रू है। करेक्ट आंसर है इसमें ए, हमारे पास दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और जो आर है हमारे पास वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्वेश्चन 16 आ गया, ए एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है, पॉइंट करता है बी की तरफ और अटेम्प्ट करता है फायर करने का बी पे। बी जो है वो एक फ्लावर पोट निकालता है और हिट करता है ए को, उसको कॉज करने के लिए ग्रीवियस हर्ट जो है वो ए को।
इसमें क्या है हमारे पास, इसमें आ गया बी लाइबल होगा हर्ट करने के लिए, कॉज करने के लिए ग्रीवियस हर्ट ए को। बी आ गया बी लाइबल नहीं होगा कॉज करने के लिए ग्रीवियस इंजरी लेकिन सिंपल हर्ट होगा। सी आ गया ए ने एक्ट किया है प्राइवेट डिफेंस में, देयरफॉर वो लाइबल नहीं होगा। डी आ गया जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का वो अवेलेबल नहीं है एक मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन के अगेंस्ट। करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास बी ने यहाँ पे एक्ट किया है प्राइवेट डिफेंस में, तो वो लाइबल नहीं होगा। क्वेश्चन 17 आ गया इसमें हमारे पास, एक्स ने अपने फ्रेंड वाई को बताया कि वो जो है शूट करेगा जेड को इवनिंग में एक्स जो है एक लोडेड पिस्टल के साथ एंटर करता है स्ट्रीट में, जहाँ पे जेड जो है वो रह रहा था शाउटिंग कम आउट, एंड उसने जो है उसको मार दिया। जेड जो है वो बाहर नहीं आया, कम आउट एंड ही किल्ड, यहाँ पे बी किल्ड आएगा। तो Z जो है वो बाहर नहीं आया और X जो है वो वापस चला गया। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास X लाइबल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए क्योंकि उसने कैरी की है एक लोडेड गन। B आ गया X लाइबल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए क्योंकि उसका जो इंटेंशन था Z को मारने का वो क्लियर था उसकी शाउटिंग से। C आ गया X लाइबल नहीं होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए क्योंकि उसने कमिट नहीं किया है कोई भी अल्टीमेट एक्ट। फिर आ गया हमारे पास X लाइबल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए क्योंकि उसने क्लियरली Y को बोला है कि वो शूट डाउन करेगा Z को। इसमें आ गया C हमारे पास, X लाइबल नहीं होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए क्योंकि उसने कमिट नहीं की है कोई भी जो अल्टीमेट एक्ट है, पेनल्टीमेट एक्ट है जो लीड कर सकती थी। क्वेश्चन 18 आ गया, कौन सा जो है इनमें से फॉलोइंग वो अमाउंट करता है डकैती को। इसमें आ गया हमारे पास 5 या उससे ज़्यादा पर्सन्स जो अटेम्प्ट करते हैं कमिट करने के लिए डकैती को। सेकंड आ गया 5 या मोर पर्सन्स जो एक्चुअली कमिट करते हैं डकैती। थर्ड आ गया 1 जो अटेम्प्ट करता है रॉबरी और 4 अदर्स जो उसको एड करते हैं। फोर्थ आ गया 1 पर्सन जो अटेम्प्ट करता है रॉबरी और 4 अदर्स जो एड करते हैं रॉबरी के ऑफेंस को। इसमें आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर आ गया सेकंड थर्ड फोर्थ, सी आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या डी आ गया थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन सा हमारे पास करेक्ट है, तो यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन 19 आ गया, इनमें से कौन सा जो है वो लीडिंग केस है कॉन्स्पिरेसी पे। ए आ गया फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बी आ गया हुसैन उमर वर्सेस दलीप सिंह जी, सी आ गया वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास वीसी शुक्ला वर्सेस स्टेट। क्वेश्चन 20 आ गया, राइट जो है प्राइवेट डिफेंस का वो अवेलेबल नहीं है। ए आ गया अगेंस्ट एन इंसेन, बी आ गया अगेंस्ट अ चाइल्ड, सी आ गया जहाँ पे टाइम है रिकोर्स करने का पब्लिक अथॉरिटीज़ को, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, जहाँ पे टाइम है रिकोर्स करने का पब्लिक अथॉरिटीज़ को वहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। क्वेश्चन 21 आ गया इसमें हमारे पास, फाइनेंशियल कमिश्नर जो है वो कॉल कर सकता है रिकॉर्ड्स के लिए किसी भी केस की जो डिसाइड किए गए हैं एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर के द्वारा उसके ओपिनियन में, अगर उसके ओपिनियन में जो फाइनल ऑर्डर है वो कंटेन करता है कोई भी इरोनियस डिसीजन। ए आ गया हमारे पास किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, बी आ गया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे, सी आ गया किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। क्वेश्चन 22 आ गया हमारे पास, एक एक्साइज ड्यूटी या काउंटर वैलिंग ड्यूटी जो लिवाई कर सकती है किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल पे अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट, सेक्शन 31, 32, 33A या फिर 34। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 31। क्वेश्चन 23 आ गया हमारे पास, कोई भी लीज नहीं होगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सेलिंग के लिए कोई भी एक्साइजेबल वो ग्रांट किया जा सकता है किसी भी पर्सन को जो बिलो द एज, कौन सी एज के बिलो होगा, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 18 ईयर्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास 25 ईयर्स। क्वेश्चन 24 आ गया, कोई भी होल्डर जो है लाइसेंस का वो सेल नहीं करेगा कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो परमिट किया गया है सरेंडर करने के लिए उसका लाइसेंस, अनलेस जो है उसने नोटिस दिया है राइटिंग में कलेक्टर को। जो पीरियड है ऐसे नोटिस का वो क्या होगा। ए आ गया 15 डेज, बी आ गया 1 मंथ, सी आ गया 2 मंथ्स, डी आ गया 3 मंथ्स। इसमें आ गया हमारे पास बी, दैट इज 1 मंथ। क्वेश्चन 25 आ गया इसमें हमारे पास, किसके पास पावर है अरेस्ट करने की, सीज करने की या फिर
डिटेंट करने की किसी भी पर्सन को जो गिल्टी माना गया है अंडर सेक्शन 61 एंड 63 जो है पंजाब एक्साइज एक्ट का। ए आ गया जो एक्साइज ऑफिसर है ऐसे रैंक का, पुलिस ऑफिसर जो है ऐसे रैंक का, कोई भी ऑफिसर सॉल्ट का या फिर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसे रैंक का। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 26 आ गया, एक डिमांड नोटिस जो है राइटिंग में वो दिया जाना चाहिए ड्रॉअर को पेई के द्वारा अंडर सेक्शन 138 जो है ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 रिसीव करने के बाद इंटीमेशन जो है फ्रॉम जो बैंक है डिसऑनर ऑफ चेक से कितने पीरियड के अंदर अंदर, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बी हमारे पास, दैट इज 30 डेज। क्वेश्चन 27 है, इनमें से जो कौन सा जो है वो लाइबल नहीं होगा प्रोसिक्यूशन के लिए सेक्शन 141 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर। इसमें आ गया कोई भी पर्सन जो नॉमिनेट किया गया है एज डायरेक्टर बाय वर्चू की वो होल्ड कर रहा है कोई भी ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बी आ गया कोई भी पर्सन जो नॉमिनेट किया गया है एज ए डायरेक्टर बाय वर्चू ऑफ होल्डिंग कोई भी ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। सी आ गया कोई भी पर्सन जो नॉमिनेट किया गया है एज ए डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग कोई भी ऑफिस या फिर एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल या स्टेट के अंडर जो ओन किया गया है या कंट्रोल किया गया है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंडर। डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी जो है लाइबल नहीं होगा। 28 आ गया, कोई भी कोर्ट वो जो है कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस का जो पनिशेबल होगा सेक्शन 138 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के एक्ट के अंडर अनलेस कंप्लेंट दी गई है फ्रॉम द जो डेट है अक्रूल की ऑफ कॉज ऑफ एक्शन की विद इन 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज 30 डेज। क्वेश्चन 29 आ गया, सेक्शन 141 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के एक्ट का, उसमें कंपनी का मतलब क्या है। ए आ गया कोई भी कॉर्पोरेट, बी आ गया फर्म, सी आ गया अदर एसोसिएशन इंडिविजुअल्स का, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 30 आ गया, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर हमें। लिस्ट 1 में आ गया हमारे पास, अगेन ये हमारे पास जो है सेकंड लिस्ट का है। लिस्ट 1 में आ गया हमारे पास कॉग्निजेंस ऑफेंस का, ऑफेंसेस बाय कंपनीज एंड फर्म्स, फिर आ गया डिसऑनर ऑफ चेक, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के लिए। डी आ गया पावर जो है कोर्ट की ट्राई करने की केसेस समरली। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज कॉग्निजेंस जो है ऑफेंस का वो आ गया हमारे पास सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ऑफेंसेस जो हैं कंपनीज या फर्म्स के द्वारा वो कवर किए गए हैं सेक्शन 141 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। सी आ गया इसमें हमारे पास जो डिसऑनर है चेक का, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के लिए, दैट इज सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। डी आ गया हमारे पास जो पावर है कोर्ट का ट्राई करने का केसेस समरली, दैट वुड बी 3, दैट इज सेक्शन 143 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्वेश्चन 31 आ गया, कितने पर्सन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एनजीओज को, वो नॉमिनेट किए जाएंगे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। 5, 10, 3 या फिर डी आ गया नन ऑफ दीज। इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज 5। तो कितने पर्सन्स जो है रिप्रेजेंट करेंगे एनजीओज को जो नॉमिनेट किए जाएंगे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को, दैट इज 5 पर्सन्स। 32 आ गया, एनालाइज करनी है दोनों स्टेटमेंट्स और करेक्ट आंसर बताना है। असर्शन में आ गया, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को एज अ सेंचुरी अगर वो एरिया जो है वो एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल या फिर जियो मॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल या जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस का है। रीज़न है जो पर्पस है वो है प्रोटेक्ट करना, प्रोपगेट करना, डेवलप करना वाइल्ड लाइफ या फिर उसका इन्वायरमेंट। इसमें आ गया ए, दोनों ए और आर जो है वो ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी आ गया, दोनों ए और आर ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी आ गया, ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। डी आ गया, ए फॉल्स है लेकिन आर ट्रू है। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास कि दोनों के दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्वेश्चन 33 आ गया, कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है डिक्लेयर करने की एरियाज को एज सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स। सेक्शन 18, 35, 38 या नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 38।
क्वेश्चन 34 है हमारे पास, एक अपील ऑर्डर से सेंट्रल जू अथॉरिटी की, वो लाई करेंगी किसको? ए आ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, बी आ गया हाई कोर्ट को, सी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, डी आ गया सुप्रीम कोर्ट को। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्वेश्चन 35 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग है उसके पास पावर है ग्रांट करने की लाइसेंसेस डील करने के लिए ट्रॉफी एंड एनिमल आर्टिकल्स में? ए आ गया कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर, बी आ गया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, सी आ गया हमारे पास बोथ ए एंड बी, डी आ गया स्टेट गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी हमारे पास, बोथ ए एंड बी। ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास भी होगी पावर लाइसेंस ग्रांट करने की और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास भी होगी। क्वेश्चन 36 आ गया, इसमें हमारे पास किसके पास पावर है लिवाई करने की ड्यूटी टिम्बर पे या फिर दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के? ए आ गया स्टेट गवर्नमेंट, बी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, सी आ गया कलेक्टर, डी आ गया फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। इसमें आ गया हमारे पास बी सेंट्रल गवर्नमेंट। 37 आ गया, कौन सा जो सेक्शन है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का फॉरेस्ट कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है? सेक्शन 17, 18, 19 या फिर नन ऑफ दीज। इसमें आ गया हमारे पास ए, दैट इज सेक्शन 17। क्वेश्चन 38 आ गया, किसके पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है रेगुलेट करने के लिए जो ट्रांजिट है सारे के सारे टिम्बर का और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अंडर जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट? इसमें आ गया हमारे पास ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी आ गया हमारे पास कलेक्टर, सी आ गया स्टेट गवर्नमेंट, डी आ गया फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर। इसमें आ गया सी हमारे पास, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन 39 आ गया, किसके पास पावर है सीजर करने की जब एक फॉरेस्ट ऑफेंस जो है कमिट कर दिया गया है किसी भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके? ए आ गया कलेक्टर के पास, बी आ गया फॉरेस्ट ऑफिसर, सी आ गया पुलिस ऑफिसर, डी आ गया बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास, दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर के पास पावर है सीज करने की। क्वेश्चन 40 आ गया, कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रावीन कर रहा है कोई भी रूल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर, तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ विच कोई भी स्पेशल पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है, वो किसके द्वारा पनिशेबल होगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पास, ये 2011 में भी था मेरे ख्याल से। ये आ गया, इम्प्रीजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड कर सकती है 6 मंथ्स के लिए और फाइन जो 500 रुपीज़ तक एक्सटेंड करेगा। इम्प्रीजनमेंट आ गया 1 महीने के लिए और फाइन जो 500 रुपीज़ तक होगा। सी आ गया इम्प्रीजनमेंट जो एक्सटेंड करेगी 3 मंथ्स के लिए और फाइन हो सकता है 500 रुपीज़ के लिए। डी आ गया इम्प्रीजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड करेगी 2 साल के लिए और फाइन जो एक्सटेंड कर सकता है 500 रुपीज़। इसमें आ गया ए हमारे पास, दैट इज़ इम्प्रीजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सटेंड करेगा 6 मंथ्स और जो है फाइन हमारे पास जो 500 रुपीज़ जो है या फिर दोनों। 41 आ गया, इसमें हमारे पास जो प्रोविजंस हैं प्ली बार्गेनिंग के अंडर चैप्टर 21A ऑफ CRPC वो एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर ऑफेंस जो है वो कमिट किया गया एक चाइल्ड के जो बिलो द एज कितना है 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स या 18 ईयर्स। इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास 14 ईयर्स। क्वेश्चन 42 आ गया, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो एम्पावर्ड है कि वो सिक्योर करेगा एक सिक्योरिटी बॉन्ड किसी हैबिचुअल ऑफेंडर से। सेक्शन 110 जो है CRPC का उसके अंडर एक पीरियड के लिए जो एक्सीड नहीं करेगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास 3 ईयर्स। क्वेश्चन 43 आ गया हमारे पास, जो इनहेरेंट पावर्स हैं सेक्शन 482 जो है CRPC का वो एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। ए आ गया क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, बी आ गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सी आ गया सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा, डी आ गया हाई कोर्ट हमारे पास। इसमें आ गया डी हमारे पास हाई कोर्ट। क्वेश्चन 44 आ गया, इसमें सीक करने के लिए जो कंप्लायंस है मेंटेनेंस ऑर्डर का एक अग्रीव्ड पार्टी जो है वो एक एप्लीकेशन देगी कोर्ट को कितने पीरियड के अंदर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज 1 ईयर। क्वेश्चन 45 आ गया, कौन सा सेक्शन जो है CRPC का वो प्रोवाइड करता है कंफर्मेशन हाई कोर्ट के द्वारा एक डेथ और सेंटेंस के ऑर्डर की जो पास किया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा उसके एग्जीक्यूशन से पहले। तो कंफर्मेशन जो है हाई कोर्ट का वो किस सेक्शन में आता है डेथ पेनल्टी को लेके? सेक्शन 366, 368, 369 या फिर आ गया 365। इसमें आ गया हमारे पास भी, दैट इज सेक्शन 368। क्वेश्चन 46 आ गया, इसमें हमारे पास इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग चैप्टर है CRPC के प्रोविजंस का प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस को लेके वो किस में प्रोवाइड किया गया है? चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड डी आ गया नन ऑफ दीज। इसमें आ गया करेक्ट आंसर हमारे पास चैप्टर 11।
क्वेश्चन 47 आ गया, कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है एक रिफ्यूज़ल के द्वारा जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का उसने किया है, रिकॉर्ड करने से कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिलेट करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन से, वो सेंड कर सकता है उस सब्सटेंस जो इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में और बाय पोस्ट किसको। तो अगर एफआईआर रिफ्यूज़ कर दिया है, एफआईआर जो है रजिस्टर करने से, तो वो पर्सन किसको राइटिंग में लिखेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है ट्राई करने की केस को, या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न। तो इसमें आ गया हमारे पास सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न, तो एसपी को जो है राइटिंग में लिखना है। फिर आ गया 48 हमारे पास, कौन सा कोर्ट उसके पास पावर है ग्रांट करने की मेंटेनेंस वाइफ चिल्ड्रन पेरेंट्स को अंडर सीआरपीसी। ए आ गया सेशन कोर्ट, बी आ गया कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सी आ गया कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, डी आ गया कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें आ गया बी हमारे पास जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन 49 आ गया, इसमें हमारे पास कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है एक नॉन कॉग्निजेबल केस को बिना किसके ऑर्डर के। ए आ गया सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कंसर्न, बी आ गया मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है ट्राई करने की केस को या कमिट करने की केस को ट्रायल के लिए, सी आ गया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डी आ गया सेशंस कोर्ट। इसमें आ गया बी हमारे पास, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को किसकी परमिशन के बिना, वो मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है ट्राई करने की केस को या कमिट करने की केस को ट्रायल के लिए। क्वेश्चन 50 आ गया, कौन ऑथराइज्ड है सीआरपीसी के अंडर कि वो ग्रांट कर सकता है एक वारंट सर्च के लिए एक डॉक्यूमेंट की, पार्सल की या फिर दूसरी चीज़ की जो कस्टडी में है पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ की। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोथ ए एंड बी, डी आ गया मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। इसमें आ गया सी हमारे पास, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कर सकता है और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जो है वारंट ऑथराइज कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट, पार्सल या किसी और चीज़ की सर्च के लिए जो पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में है। तो ये हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ जो हम 2012 वाला जो क्वेश्चन पेपर भी है वो हम कंप्लीट करते हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले जितने हम कर पाएंगे हम कर लेंगे। जो एचपी के हमारे पास प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज़ जो मेंस के क्वेश्चंस हैं मैं वो ट्राई करूँगी कि जब मेरा मटेरियल रेडी नहीं होता है प्री क्वेश्चंस का, तो उसके बीच में जो है मेंस के क्वेश्चंस अपलोड होंगे। इसी के साथ जो है हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू।